हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? यस, अच्छे होंगे। और यस, आ जाओ जल्दी जल्दी, अटेंडेंस हो रही भाई, जल्दी आ जाओ, फटाफट आ जाओ। एक महा तूफान लेक्चर, एक और। कल के लेक्चर में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के बारे में। और आज मैं आपसे लेक्चर स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट बात करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी जल्दी आ जाओ, फटाफट फटाफट सब लोग आ जाओ। यस, विनीता, धीरज, सभी लोग आ जाओ फटाफट, जल्दी जल्दी। सृष्टि आ गई है। सृष्टि, हेलो, हाउ आर यू? कैसी हो बेटा? आई थिंक नोट्स वोट्स मिल रहे होंगे आपको सृष्टि। ओके, धीरज, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। देखो एकदम शेयर इंडेक्स बढ़ गया है, एकदम 20 स्टूडेंट्स एकदम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को। यस धीरज, आपका अटेंडेंस लग गया है, फटाफट फटाफट आ जाओ। रेणु जल्दी आओ फटाफट। विनीता, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट, 1 मिनट के अंदर जल्दी आओ, ठीक है? विदाउट टाइम वेस्टिंग वी हैव टू स्टार्ट लेक्चर, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छे हैं सृष्टि। अब तो एग्जाम हमारे आ रहे हैं, तो हमको 4 महीना बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। यस कार्तिक, हाउ आर यू? ओके, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट सब लोग आओ फटाफट। यस, जल्दी 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 फटाफट आओ फटाफट, ठीक है बच्चे? चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चों के कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले मैं उनके जवाब दे देता हूं। कुछ उनके चीज़ें हैं जो उनके लाइफ में चल रही हैं, क्योंकि आपको पता है नीट का एग्ज़ाम वो भी दे रहे हैं जो 12th में बच्चे हैं, ठीक है? सो यस यूसुफ, हाउ आर यू बेटा? कैसा है? कल ब्लड ग्रुप समझ में आया? सारे क्वेश्चंस बन गए आपके? यस विशाल, गुड आफ्टरनून हो गया विशाल। गुड मॉर्निंग, अच्छा गुड नून, सॉरी मैंने गुड मॉर्निंग देखा। यस जल्दी जल्दी आओ फटाफट। सो मैं आपको बताता हूं, आप में से अधिकतर बच्चे रिपीटर होंगे, कुछ 12th भी कर रहे होंगे। अब 12th वालों के सामने है ना, 12th वाले बच्चों के सामने 2 प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एक तो उनका बोर्ड का एग्जाम है, और बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको तैयारी करना सिखा रहा हूं, और फिर आपका नीट का एग्जाम है। तो जो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में ये तैयारी की जो स्टैटिक्स है कि रोजाना कितने घंटे पढ़े वगैरह वगैरह, ये लाभ साफ जो चीजें चलती हैं, इनको साइड में रखते हुए हम एक इजी अप्रोच रखते हैं जिसमें हम फ्रॉम नथिंग टू एवरीथिंग, इज इट क्लियर? हमारे पास आज कुछ भी नहीं है ऐसा मान लेते हैं, और हमको यहां पर सब कुछ मिल जाए और हम यहां से डॉक्टर बन के निकले बहुत आसान तरीके से, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट, ठीक है? और हेलियोस पे आपको देखो, मैं हमेशा से एक कोशिश करता हूं कि आपको कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट्स में बताऊं, और ऐसा नहीं है कि 1-2 कॉन्सेप्ट बता दिए, बिल्कुल सिस्टमेटिक तैयारी का पैटर्न हमारा चालू है, और इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका कोई 1 रुपया भी चार्ज नहीं है, ठीक है? सो आपको ये देखना है कि आपको तैयारी कैसे करनी है। जो 12th के स्टूडेंट हैं उनके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, स्पेशली महाराष्ट्र में जो बच्चे हैं उनके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, ठीक है? क्योंकि उनके बोर्ड के एग्जाम भी हैं, और उस हिसाब से उनका सिलेबस कैसे होगा, क्या होगा, तो उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। इन जनरल आपको समझना है। आपको एक बात याद रखनी है कि आपके पास अभी जनवरी को अगर मैं हटा भी दूं तो फरवरी, मार्च और अप्रैल आपके पास पूरी तरीके से है, ठीक है? योर एग्जाम्स विल बी इन मे। आपके जो बोर्ड के एग्जाम है वो मई में है, और आपके नीट के एग्जाम मेरे हिसाब से अगर 2 फेज में होता है तो ये जून एंड में या फिर जुलाई में कंडक्ट होगा। इज इट क्लियर? तो हमको एक बात याद रखनी है कि बायोलॉजी में जहां से 5 क्वेश्चंस आते हैं, जिन टॉपिक्स में से हमारे टोटल 38 टॉपिक्स है बायोलॉजी में, इसको हम 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। पहला सेगमेंट है जिसमें से 5 क्वेश्चन लगभग या फिर 4 क्वेश्चन लगभग आते हैं, जैसे कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इज इट क्लियर? तो ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें से 3, 4, 5 क्वेश्चंस आते हैं, इनको हम ए कैटेगरी में मान लेते हैं। 3 क्वेश्चंस वालों को भी हम ए कैटेगरी में मान लेते हैं, और मैंने इनका एक नाम रखा है मेजर टॉपिक्स। ये लगभग आपके 16 है, लगभग आपके 16 है, ठीक है? 16, मैक्सिमम 16 है। और बाकी जो टॉपिक्स हैं आपके माइनर टॉपिक्स हैं, जैसे कि प्लांट किंगडम, जैसे कि जिसमें से 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जैसे कि इकोसिस्टम, जैसे कि आपका सेल डिवीजन, क्लियर है? जैसे कि आपका बायोमोलिक्यूल, जैसे कि आपका आप देखोगे तो लिविंग वर्ल्ड,
ठीक है, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से आपको एक या दो क्वेश्चन रिफ्लेक्ट वहां पर मिलेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी के सभी टॉपिक्स में से 2 क्वेश्चंस आप ये मान के चले मिनिमम एवरेज पकड़ के, तो सारी ह्यूमन फिजियोलॉजी आपकी माइनर में आ रही, मेजर में नहीं आ रही, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, सो यहां पर आपको डिवीजन कैसे करना है, फरवरी अगर आप देखोगे या मार्च देखोगे तो आप किसी भी मंथ को 4 हिस्सों में बांट लेंगे। ठीक है, संडे आपको पता है ऑन एंड एवरेज 4 संडे आते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो भी संडेज आपके आ रहे हैं पर मंथ, उसमें एक कम से कम मेजर टॉपिक लेना है और 2 माइनर टॉपिक लेना है, जैसे कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वगैरह, और उसको सेगमेंट में पढ़ना है। ये नहीं करना है कि उसको एक साथ पढ़ डाला। इफ यू आर स्टडिंग प्लांट किंगडम तो आज के दिन आपको ब्रायोफाइटा पे फोकस करना है, आज के दिन आपको एल्गी पे फोकस करना है, ताकि एल्गी का कोई भी क्वेश्चन गलत ना जाए। आप लोगों से क्या गलती होती है, आप एक साथ खा जाते हो सब, वैसा मत करो। अगर मान लो मैं अपना आज का शेड्यूल बनाऊं तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं जैसे पहला संडे मेरा चूज करता हूं तो मैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को चूज किया मैंने। ठीक है, मेजर टॉपिक में, और माइनर टॉपिक में मैंने लिया माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर 12th का, ताकि मेरी बोर्ड की अच्छी तैयारी हो जाए, और मैंने 11th का एक टॉपिक लिया प्लांट किंगडम। इज इट क्लियर? तो मेरा एक तो मेजर हो गया और 2 माइनर टॉपिक हो गए। अब जब मैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ने जाऊंगा तो इसको भी मैं कितने हिस्सों में बांट दूंगा, मेरे पास 6 डेज है, मैं 5 इसके सेगमेंट कर दूंगा। मेरा 6th वाला डे में फ्री रखूंगा, ताकि मुझे भी तो सेटिस्फेक्शन आए। मान लो 1-2 दिन बीमार पड़ गए, तो हर वीक तो आदमी बीमार नहीं पड़ता है, ये तो श्योर है। तो आपको एक दिन स्पेयर के लिए भी चाहिए, जहां पर आपको डाउट्स पूछने, जहां पर आपको उन टॉपिक्स का मंथन करना है, जहां पर थोड़ा हमारा मन होता है सेटिस्फेक्शन के लिए। हम 10 बुक्स टटोलते हैं, एग्जाम्पलर सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व करते हैं, वो सॉल्व करते हैं, अरे यार ये तो नहीं छूट गया। या फिर यूट्यूब पे आप कहीं भी किसी भी चैनल पे जाना चाहते हैं, मैंने कभी आपको रेस्ट्रिक्ट नहीं किया है कि आप इसी चैनल पे पढ़ो, हमेशा ये कहा है कि आप अच्छा पढ़ो, जो भी अच्छा पढ़ाते हो, पर अनफॉर्चुनेटली देयर आर वेरी फ्यू फैकल्टीज जो कि पूरा कंटेंट नीट का पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये एक हमारे लिए एक अनफॉर्चुनेट चीज है। देयर आर लॉट ऑफ चैनल्स, पर बहुत ही कम फैकल्टीज ऐसे हैं जो कि पूरा कंटेंट पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी कि आपका तैयारी किस तरीके से होना चाहिए। तो ये अगर आप पैटर्न फॉलो करते हो तो मैं ये मानता हूं कि आपका एक संडे को 3 टॉपिक होते हैं, तो मंथ में आपके 12 टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। और अगर आपके 12 टॉपिक्स अगर आपके कंप्लीट होते हैं तो आपको पता है कि 30 अप्रैल को आपके पास एक फ्रीडम होगी, कम से कम इतनी बढ़िया चीज होगी, आपके पास एक फ्रीडम महसूस होगी आपको, और आपको ऐसा लगेगा कि मेरी तैयारी हर लेवल पे हो चुकी है। आज के लेक्चर में आपको इस चीज का एहसास होगा कि कोई भी टॉपिक हमको लाइटली नहीं लेना चाहिए, उसके छोटे छोटे हिस्से होते हैं, डोमेन्स जिसको हम बोलते हैं, वो डोमेन्स हमारे बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली क्लियर होने चाहिए। कल के लेक्चर में भी आपको ये पता लगा था कि हमारा वाकई में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हमारा मिस हो जाता, क्योंकि पूरी दुनिया ये पढ़ा रही है कि हमारे ब्लड के अंदर क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है। हमको ये पढ़ना है कि ये हमारे अंदर क्या फंक्शन करता है, और अगर ये नहीं होगा तो हमारे अंदर क्या होगा। तो हर जो टॉपिक्स में से जब आप ऐसे टुकड़ों में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हर दिन कम से कम आपके 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे बनेंगे हर दिन। ठीक है, हर दिन आपके 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे बनेंगे जो रियली में आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, जो जिस पर पूरी दुनिया का फोकस नहीं है। मतलब जितने भी इंडिया में स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, जो बायोलॉजी में टॉप नहीं कर पाते उनका ध्यान नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनसे सिली मिस्टेक हो रही है, कहीं ना कहीं वो फोकस नहीं कर पा रहे। तो उनसे हमको जीतना है तो हमको ये स्ट्रेटेजी ऑप्ट करनी ही पड़ेगी। इस स्ट्रेटेजी में आपका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आप कंप्लीट ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एक दिन में नहीं पढ़ रहे हो, आप कंप्लीट माइक्रोब्स एक दिन में नहीं पढ़ रहे हो, आप कंप्लीट प्लांट किंगडम एक दिन में नहीं पढ़ रहे हो। आप सोचो अगर मुझे शुरू करना है तो मैं अगर स्टूडेंट बन जाऊं तो मैं जैसे आज से शुरू करूं, समझो मुझे कुछ नहीं आता, आई एम अ बिग जीरो। अगर मैं मान लेता हूं कि मैं कुछ भी नहीं हूं, आई एम नथिंग, आई एम बिग जीरो, तो मैं यहां से आज से शुरू करके और आपको आप ही के सामने यूट्यूब पे एक हफ्ते के अंदर 360/360 वाला स्टूडेंट बनके दिखा सकता हूं उन टॉपिक्स में जो कि मैं तैयारी कर रहा हूं। तो अगर मैं तैयारी करूंगा 0 to हीरो बनने के लिए, तो मैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में से मैं समझो मैंने एक टॉपिक निकाला, मैंने कोई टॉपिक निकाला यहां पर डिजीजेस। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। ठीक है, यहां पर मैंने कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ना शुरू किया, तो
तो मैं यहां पर कम्युनिकेबल डिजीज को भी दो हिस्सों में बांट लूंगा, मंडे और ट्यूसडे। तो मैंने यहां पर कम्युनिकेबल डिजीज को दो हिस्सों में बांट लिया, ठीक है, और इनको अच्छे से पढ़ डाला। जैसे ये मंडे का है, ये ट्यूसडे का शेड्यूल है, ऐसा ही कुछ आगे का भी होगा। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की बात करें तो मैंने यहां पर सीवेज ट्रीटमेंट रख लिया, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। या मैंने हाउस होल्ड प्रोडक्शन रख लिया, या मैंने बायोगैस रख लिया। प्लांट किंगडम में मैंने मान लेते हैं सिर्फ एल्गी रख लिया, या ब्रायोफाइट रख लिया, या टेरिडोफाइट रख लिया, तो भी आप देखो एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तभी भी आपके पास एक दिन जरूर रिमेनिंग बचता है। अगर आज का आउटपुट निकालोगे तो आपको सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि इन टॉपिक्स में से आने वाले जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं वो आपको पता चलेंगे। दूसरी बात, आपने दो यहां पर 12th के टॉपिक्स लिए हैं। 12th के टॉपिक्स आपके जल्दी खत्म हो जाएंगे, मतलब मिड ऑफ मार्च में खत्म हो जाएंगे, क्योंकि 12th में माइनर और मेजर टॉपिक लगभग 50-50% है। सो इट विल बी एडवांटेज फॉर यू कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो आपके फरवरी और मार्च में कंप्लीट हो रहा है। अप्रैल विल बी स्पेयर फॉर यू। इज इट क्लियर? टोटल ड्यूरेशन कितना लग रहा है पढ़ाई में? अगर आप कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ोगे, मान लेते हैं मॉर्निंग टाइम में आपने पढ़ा, तो ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट्स, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि डिजीज कॉज्ड बाय, होता किससे, क्यों होता है, 30 मिनट में बातें हो जाती हैं। 30 मिनट्स आफ्टरनून में आपने सीवेज ट्रीटमेंट पढ़ लिया, और 30 मिनट्स से 45 मिनट्स में आपका एल्गी खत्म होता है। इज इट क्लियर? मान लेते हैं आपने 1 घंटा क्वेश्चन भी लगा लिए, तो आपके बायोलॉजी टोटल मिलाकर 3 आवर्स में विद क्वेश्चन खत्म होता है, 3 आवर्स में। तो मतलब पूरे दिन भर में आपने 3 घंटे दिए, सिर्फ 3 घंटे दिए, और आपका बायोलॉजी, आपको बस पेशेंस रखना पड़ेगा, अपनी प्लानिंग पे विश्वास रखना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर देखो, ऑब्वियसली बात है कि अगर मैं डेली 5 किलोमीटर रनिंग करता हूं तो मेरा ऑब्वियसली बात है, मेरा फिजिक थोड़ा स्ट्रांग रहेगा, इन द सेंस एनर्जेटिक रहेगा, ठीक है। जैसा कि अक्षय कुमार बोलता है, सुबह उठो, जल्दी भाग दौड़ करो थोड़ा सा, तो आपका शरीर अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। तो उसी तरीके से अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो आपको मैं बता दूं, एक तो नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, आप किसी भी चैनल से डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, और अगर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे तो आपको डिप्रेशन नहीं आएगा। इज इट क्लियर? आप इस चीज पे फोकस करें कि मैंने अपनी करियर में, अपनी लाइफ में कई ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो कि 60 से 70 दिन जोर लगा के पढ़ के उन्होंने एग्जाम क्लियर किया हुआ है। सो व्हाई नॉट वी? हम लोग क्यों नहीं कर सकते? इज इट क्लियर? तो जो बच्चे रिपीट कर रहे हैं या जो बच्चे 12th के साथ एग्जाम दे रहे हैं वो इन चीजों का ध्यान रखें, ठीक है। सो स्टार्ट करता हूं बेटा आज का लेक्चर। ये नीट 2 बार होने के पूरे चांसेस हैं। सो मेरा जो कई बच्चों के मेरे पास ऐसे मैसेजेस आ रहे थे, तो मैंने उनको ये समझाना उचित समझा, तो मैं आपको अब आगे का बता देता हूं, ठीक है। अब देखो, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे कि ब्लड ग्रुप हम किसको दे सकते हैं और किसको नहीं दे सकते हैं। तो हमने अभी तक जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसमें सबसे मेन था कि जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं उस पर क्वेश्चन आते हैं। आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन पे एप्लीकेटिव बेसिस क्वेश्चन आते हैं। जो कल के लेक्चर में जिन बच्चों ने नहीं अटेंड किया था वो यूट्यूब पे लिंक देख लें, उनको मिल जाएगा। उसमें पीडीएफ भी मैंने डाल दिया है, पीडीएफ भी आप देख लें, सारे नोट्स वहां पर हैं। जैसे कि यहां पर मैंने आपको बताया था, मैं 5 मिनट में रिवीजन कर रहा हूं कि एल्ब्यूमिन अगर बढ़ जाए तो क्या होगा, एल्ब्यूमिन की अगर लेवल घट जाए तो क्या होगा, अगर ग्लोबुलिन का लेवल इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा, What will happen when globulin level decreases? ये एक एप्लीकेटिव क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है थ्योरी के अलावा। सेकंड क्वेश्चन हमने देखा था कि अगर मान लेते हैं AB पॉजिटिव वाला पर्सन, मान लेते हैं A पॉजिटिव वाले को ब्लड देता है तो क्या होगा, अगर ये A नेगेटिव को ब्लड देता है तो क्या होगा, अगर मान लेते हैं ये O नेगेटिव को ब्लड देता है तो क्या होगा, अगर मान लेते हैं ये O पॉजिटिव को ब्लड देता है तो क्या होगा, अगर मान लेते हैं ये B पॉजिटिव को ब्लड देता है तो क्या होगा। तो ये 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं एक एक करके। तो मैं आज का लेक्चर शुरू करता हूं क्योंकि कल ही मैंने ये पढ़ाया है, तो ये आपको बताना है। ये आपके सामने क्वेश्चन है, उसके बाद हमारा लेक्चर शुरू होगा। पहले गुरु दक्षिणा, ठीक है। AB पॉजिटिव को अगर A पॉजिटिव को अगर हम, ये डोनर है, कौन डोनर है,
ए बी पॉजिटिव डोनर है ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, और ये रिसिपिएंट है। क्लियर? तो क्या होगा, हीमोलाइसिस होगा या नहीं होगा, आपको ये बताना है। अगर हीमोलाइसिस होगा तो आपको क्रॉस का साइन लगाना है, और अगर हीमोलाइसिस नहीं होगा मतलब कंपैटिबल होगा तो आपको टिक लगाना है। क्या लगाना है? टिक लगाना है। जैसे कि कंपैटिबल का साइन मैं आपको बता देता हूं। कंपैटिबल मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, कंपैटिबल, और यहां पर लगा देते हैं एंड नॉन कंपैटिबल, मतलब जिनको आप खून नहीं दे सकते हैं आसान भाषा में। तो मैं यहां पर मार्क लगा देता हूं, ये वाला साइन है आपका नॉन कंपैटिबल का, और ये ग्रीन वाला साइन है आपका कंपैटिबल का। आंसर बताइए फटाफट फटाफट, जल्दी से फटाफट। पूजा, दे सकता है कि नहीं दे सकता है ये ब्लड? यस, जल्दी जल्दी बताइए फटाफट। यस बताइए फटाफट, जल्दी जल्दी। पूजा कहती है नॉन कंपैटिबल, धीरज कहता है कंपैटिबल। पूजा और धीरज के आंसर क्यों ऐसे अपोजिट रिफ्लेक्ट हो रहे हैं? यस, अपोजिट क्यों रिफ्लेक्ट हो रहे हैं विनीता? आप सबके आंसर एक ही होने चाहिए। क्या ए बी पॉजिटिव वाला बंदा, क्या ए बी पॉजिटिव वाला बंदा ब्लड दे सकता है? क्या ए बी पॉजिटिव वाला बंदा ब्लड दे सकता है? क्या ए बी पॉजिटिव वाला ब्लड दे सकता है? क्या किसको? ए पॉजिटिव को। मैंने आपको कल ही बताया था कि जो ए है अगर वो रिसिपिएंट है, अगर वो रिसिपिएंट है, यस, ए बी किसके साथ कंपैटिबल है, ए बी किस किस को ब्लड देता है, ये भी आपको देखना बहुत जरूरी है। तो हमने टेबुलर फॉर्म में देखा था कि अगर ए बी पॉजिटिव ए पॉजिटिव को ब्लड देता है तो क्या होगा? कंपैटिबल, कंपैटिबल नहीं होगा। ये डोनर है और ये रेसिपिएंट है, तो यहां पर क्या आएगा आंसर? नहीं होगा, मतलब कंपैटिबल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, और हमने ये सारे क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए थे? जैसे यहां पर ये ए नेगेटिव था, तो अब क्या होगा? यस, ए नेगेटिव होगा तो क्या होगा? जल्दी जल्दी बताएंगे। ए बी पॉजिटिव अगर ए नेगेटिव को ब्लड देता है, ए नेगेटिव विल बी द रिसिपिएंट, सो व्हाट विल हैपन? यस, जल्दी जल्दी आंसर दो। पूजा, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है बेटा, कोई कंफ्यूजन। सत्यजीत, करेक्ट आंसर है बेटा, नो, हीमोलाइसिस नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए हमने कल एक टेबुलर फॉर्म बनाया था, आपको याद होगा, दिस वन। इज इट क्लियर? हम लोग यहां पर ये हम लोगों ने देखा था, इस तरह का चीजें देखी थी हमने, अगर आप देखेंगे तो कल ही हम लोगों ने इसका ये कंपैटिबिलिटी, ए बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी। यस, ये वाला हम लोगों का कल फ्लो चार्ट था, आपने ये रटने की जरूरत नहीं है। हमने देखा था कि ए पॉजिटिव जो है वो ए और ओ से ब्लड ले सकता है। इज इट क्लियर? अगर हम ए की बात करें, लेकिन अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करें, सो पॉजिटिव से नेगेटिव जब जाता है ब्लड तो कंपैटिबल नहीं होता है, क्योंकि RH पॉजिटिव RH नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता है कंपैटिबिलिटी के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। इसीलिए यहां पर ए तो कंपैटिबल है ए के लिए, लेकिन पॉजिटिव विल नॉट बी कंपैटिबल फॉर ए नेगेटिव। इज इट क्लियर? अगर हम ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव की बात करें, सेम कॉन्सेप्ट विल बी अप्लाई ओवर हियर, बस यहां पर ए बी तो खुद ही इनकंपैटिबल है, तो आपको RH फैक्टर देखने की जरूरत भी नहीं है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो दो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मिलाकर ही आप क्वेश्चन सॉल्व करें, कि पहले यह देख लें कि क्या वो अपने एबीओ सिस्टम से कंपैटिबल है या नहीं है, ठीक है, और फिर यह देखें कि क्या वो RH फैक्टर से कंपैटिबल है या नहीं है। इज इट क्लियर? आई थिंक ये चीज समझ में आ गई होगी आप लोगों को, सबको क्लियर समझ में आ गया था ये चार्ट अच्छे से? यस, तभी नहीं देगा, ओके, यस, करेक्ट बात है बेटा। एक चीज आप ध्यान रखें कि ए पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, ए नेगेटिव भी ए पॉजिटिव को दे सकता है, क्योंकि ये नेगेटिव है। इज इट क्लियर? तो इसके पास RH एंटीजन है ही नहीं, ये पॉजिटिव को दे रहा है तो इसकी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात, यहां पर बी और AB की बात करें, यहां पर क्रॉस क्यों लगाए? क्योंकि ए के लिए बी और AB कंपैटिबल ही नहीं है।
यहां पर बात करें तो सेम सिचुएशन होना चाहिए, लेकिन आप देखोगे यहां पर दो जगह पे क्रॉस आ रहा है, एक यहां पर और एक यहां पर, जो कि नहीं आना चाहिए था। पर RH पॉजिटिव नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता है, इसीलिए यहां पर भी क्रॉस आया है। और O पॉजिटिव से आप यहां पर A नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकते हो, OA को दे सकता है लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव को नहीं दे सकता है, इसीलिए यहां पर आया है क्रॉस। इज इट क्लियर? समझ में आ गया सभी को? आगे चल सकते हैं हम लोग? क्लियर है बच्चे? ओके, अब आगे की बात करते हैं हम लोग। बी की सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। तो मैंने कल बताया था, आप उसको नोट डाउन कर लेंगे। मैंने कल भी आप लोगों को रिक्वेस्ट की थी कि आप ये प्रॉपर तरीके से देखें। फर्स्ट आप चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे आप? सबसे पहले आप चेक करेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, और सेकंड आप चेक करेंगे आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। आरएच पॉजिटिव नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता, तो हीमोलाइसिस होगा, मतलब कंपेटेबल नहीं होगा। आरएच पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, पर पहले आपको एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम चेक करना पड़ेगा। आरएच पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, तो ये कंपेटिबिलिटी, जो कोई भी बंदा अगर इस कंपेटिबिलिटी के कंसेप्ट को अच्छे से समझता है तो उसका कभी भी क्वेश्चन नहीं गलत जाता है। इसीलिए हमने कहा था कि जो बुक्स में लिखा हुआ है कि AB जो है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट है और O जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, ये पूरी तरीके से सच बात नहीं है, क्योंकि AB नेगेटिव जो है वो RH पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप से ब्लड नहीं ले सकता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि AB नेगेटिव कितने ब्लड ग्रुप से नहीं ले सकता है, तो देयर आर 4 ब्लड ग्रुप्स जिनसे वो ब्लड नहीं ले सकता है, एंड दे ऑल आर पॉजिटिव, दे ऑल आर RH पॉजिटिव। A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव और O पॉजिटिव। तो ऐसे आप इस तरीके से आप अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करें। इसीलिए AB नेगेटिव यूनिवर्सल रिसिपिएंट नहीं है, AB पॉजिटिव यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। ठीक उसी तरीके से O नेगेटिव की अगर हम बात करें, अब O तो क्या है? यूनिवर्सल डोनर है, पर O पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर नहीं है क्योंकि वो सबको नहीं दे पा रहा है। लेकिन O नेगेटिव आप देखोगे तो सबको ब्लड दे पा रहा है, सबको ब्लड दे पा रहा है। इज इट क्लियर? सो इसीलिए हमने O नेगेटिव को क्या माना है? यूनिवर्सल डोनर माना है। तो मेरे हिसाब से कल के लेक्चर में आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, तो हम लोगों को आगे चलना चाहिए। इज इट क्लियर? यस। अल्तमश सिद्दीकी, एक बात याद रखो सर, A पॉजिटिव A नेगेटिव को दे सकता, बट A नेगेटिव पॉजिटिव को नहीं दे सकता, ये आपका गलत कंसेप्ट है बेटा, ध्यान रखो। A पॉजिटिव नेगेटिव को नहीं दे सकता है, ठीक है? A पॉजिटिव A नेगेटिव को नहीं दे सकता है क्योंकि ये RH पॉजिटिव है और ये RH नेगेटिव है। इज इट क्लियर? इसके पास RH एंटीजन होगा तभी तो ये A पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? A पॉजिटिव का मतलब होता है ये आपकी RBC है, इसके ऊपर A है और इसके ऊपर एक और एंटीजन है जिसको हम बोलते हैं RH। अब ये एंटीजन क्या करेगा? ये यहां पर मामला खराब कर देगा क्योंकि ये A नेगेटिव है। इज इट क्लियर? तो यहां पर ये इसके ब्लड के अंदर एंटीबॉडी प्रोडक्शन करवाने का काम प्रोवोक करवाएगा, स्टिमुलेट करवाएगा, जो कि इरिथ्रोब्लास्टोफेटलिस के केस में भी होता है कि अगर मदर का ब्लड ग्रुप A नेगेटिव है या मदर का ब्लड ग्रुप B नेगेटिव है या मदर का ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है या मदर का ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है, तो इसका मतलब यह है कि वह जब अपनी पहली संतान को पॉजिटिव के रूप में लेगी, तो इसका मतलब यह है कि जैसे 4 टेररिस्ट जो हैं वो कंट्री में आ चुके हैं, अब कहां है पता नहीं है, सर्च ऑपरेशन जारी है, वो कई महीनों तक चलता रहेगा सर्च ऑपरेशन, तो इसका मतलब हम सोल्जर्स बढ़ाते रहेंगे, उसी तरीके से शरीर में एंटीबॉडी बढ़ती रहेंगी। इज इट क्लियर? लेकिन जब दूसरा बच्चा भी RH पॉजिटिव होगा तो उस केस में प्रॉब्लम ये होगी कि ऑलरेडी सोल्जर्स तैयार हैं हमला करने के लिए। मतलब हमारे घर में रात को 3 बजे चोरी होने वाली है, तो कोई चोर को छोड़ेगा क्या? वो तो रात के 3 बजे पता है, टाइम पता है, 4 चोर आने वाले हैं ये पता है, संख्या पता है, तो हम उसके नंबर्स पता है, टाइम पता है, तो उस पर अटैक करेंगे, सिंपल बात है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। RH पॉजिटिव नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता है। आई थिंक सिद्दीकी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यस। जय कुमार कहते हैं सर A से कौन कौन ले सकता है? बेटा एक बात याद रखो, A की कंपैटिबिलिटी किसके लिए है? A के लिए है और O के लिए है। इज इट क्लियर? इसीलिए हम यहां पर A को क्या मान रहे हैं? A किससे ले सकता है? A से और O से ले सकता है।
वो बी और ए बी से नहीं ले सकता है। वाइस वर्सा, बी के बारे में अगर हम बात करें तो वो ए से और ए बी से नहीं ले सकता है। इसीलिए आप देख रहे हो कि ये चारों सेक्शन में, ये चारों सेक्शन जो हैं, जो यहां पर ए बी बी के बिलोंग करते हैं, उसमें ए बी बिल्कुल निल है, बिल्कुल जीरो परफॉर्मेंस है, मतलब वो ट्रांसफ्यूजन नहीं कर सकता है। इज इट क्लियर? और आप देखोगे यहां पर वाइस वर्सा वाला प्रिंसिपल लग रहा है कि ए वाला जो है वो ए से ले सकता है पर बी से नहीं ले सकता है। तो हमने पहले क्या किया है, हमने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम चेक किया है। इज इट क्लियर? और फिर हमने आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम चेक किया है, तो हमको पता चला कि ये यहां पर ब्लड नहीं दे सकता है इन स्पाइट ऑफ हैविंग ए। क्लियर है? ये डोनर है, ये ध्यान रखो, ये डोनर्स हैं सारे, ऐसा मान लो आप, और ये सारे रिसिपिएंट है। क्लियर? तो लगभग आपके 64 क्वेश्चन यहां पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अगर ए बी की बात की जाए तो जैसा हम कहते हैं कि वो सबसे ब्लड ले सकता है, तो ये करेक्ट बात है, लेकिन ए बी पॉजिटिव के लिए करेक्ट बात है, ए बी नेगेटिव के लिए करेक्ट बात नहीं है, क्योंकि इट इज ट्रीटेड एज RH नेगेटिव बिकॉज इट डज नॉट हैव ए RH एंटीजन। बट इट विल टेक, अगर ये RH नेगेटिव RH पॉजिटिव लेगा, जैसे कि ए पॉजिटिव से ले सकता है, ए से ले सकता है, लेकिन पॉजिटिव से ब्लड नहीं ले सकता है। क्लियर? वो बी से ले सकता है ब्लड, पर बी पॉजिटिव से नहीं ले सकता है। क्लियर है? वह किससे? ए बी से ले सकता है, पर ए बी पॉजिटिव से ब्लड नहीं ले सकता है। वो ओ से ब्लड ले सकता है, पर ओ पॉजिटिव से ब्लड नहीं ले सकता है। सो यहां पर ए बी के लिए कंपेटिबल होता है ए बी ओ, और ए बी पर पॉजिटिव से ब्लड नहीं ले सकता है। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा जय आपका। सर ए बी से क्यों नहीं ले सकता है? ए बी से ब्लड क्यों नहीं ले सकता है बेटा? जय मैंने यही तो बात का जवाब दिया है आपको, ठीक है? यस, सबसे पहले आप एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम देखेंगे, पॉजिटिव के पास RH एंटीजन होता है, इसीलिए नहीं दे सकता है वो नेगेटिव वालों को। क्लियर कट कॉन्सेप्ट है, सही बोल रहे हैं सत्यजीत, ठीक है। चलो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सभी को? कोई डाउट नहीं है अभी? कोई डाउट नहीं है, आगे चल सकते हैं हम लोग? यस, आगे चल सकते हैं बेटा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं कहते हैं, जब भी हम ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो इमीडिएटली वो इतनी सारे ब्लड ग्रुप में जब वो हमारे 4, 5, 10, 12 एंटीजन्स जाते हैं तो इतनी जल्दी रिफ्लेक्शंस नहीं आते हैं। लेकिन जब आप उसी, जैसे एक आदमी को 4 बॉटल चढ़नी है, पहली चढ़ा दी तुमने, कुछ नहीं हुआ, दूसरी बार तुमने ट्रांसफ्यूजन किया तो अफेक्ट हो रहा है, जैसे इरिथ्रोब्लास्टोफेटालिस में हो रहा था। इरिथ्रोब्लास्टोफेटालिस में प्रेगनेंसी वाला एक पीरियड था, लेकिन यहां पर तो आप डायरेक्ट ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हो। सो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि डायरेक्ट ब्लड टू ब्लड जा रहा है, और यहां पर बीच में प्लेसेंटल बैरियर है, प्लेसेंटा के केस में मदर और बच्चे के बीच में। इज इट क्लियर? शशिकला कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे चलें। यस, जिन बच्चों ने आज पहली बार लेक्चर अटेंड किया है वो एक बार कल का लेक्चर देख लें, कल मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है। सो आगे चलते हैं। अब हमारा आज का टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है यस, आज मैं आपसे 3 कॉन्सेप्ट, जैसे हम लोगों ने कल ये 2 चीजें पढ़ी थी, आज हम 2-3 कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा कि एक तो क्लॉटिंग कोएगुलेशन। इज इट क्लियर? इसमें 2-3 अच्छे क्वेश्चंस बहुत बढ़िया बनते हैं। क्लियर? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पहले हम इसको समझ लेते हैं कि हमारे ब्लड में, जैसे मान लेते हैं ये फिंगर मैं ले लेता हूं, ठीक है, ये फिंगर मैंने ले लिया, जैसे मान लो ये ले लिया, ठीक है, ये नेल बेड हो गया, ये इस तरीके से, ठीक है। अब ये ऑब्वियस सी बात है, इसके ऊपर ये स्किन कवर, जैसे ये मान लेता हूं मैं, ये मान लेता हूं, ठीक है, ये मान लेता हूं। क्लियर? ये इस तरीके से मान लेता हूं मैं। अब आप देखो कि हम अगर मान लो आल्पिन वगैरह कुछ लेते हैं, या मान लो यहाँ पे इंजरी होती है, तो जब तक ये टिश्यू लेवल पे, ऊपर लेवल पे हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर जो रिलीज होता है वो रिलीज होता है टिश्यू फैक्टर। मतलब जब ब्लीडिंग नहीं हो रही है, तो ये टिश्यू का काम होता है कि ये डैमेज हो चुका है, तो ये रिपेयर कर देगा इसको, जिसमें हम बोलते हैं कि यार मैं थोड़ा सा यहां पर मुझे स्क्रैच लग गया पर खून नहीं निकला है। स्क्रैच हो गया है, ऊपर वाला पार्ट निकल गया है, लेकिन मेरे को खून नहीं निकला है, मतलब ब्लीडिंग नहीं हुई है, तो उस केस में आपका ऑब्वियस सी बात है कोई भी फाउंड एलिमेंट अफेक्ट ही नहीं हुआ। इज इट क्लियर? लेकिन अगर मान लेते हैं यहां पर, अगर हम ऐसा मान लेते हैं ब्लड वेसल्स ये यहां पर,
और इसको मैं जूम करके भी आपको दिखाऊंगा इस वाले पोर्शन को, तो मजा आएगा आपको। अगर मैं इसको देखूं तो यहां पर इसको जूम करके देखते हैं। यहां पर ये जो ब्लड वाला पोर्शन है, ये जो ब्लड वाला पोर्शन है, ऑब्वियस सी बात है इसमें प्लेटलेट्स भी हैं। इज इट क्लियर? और जब ये इसके ऊपर से इसको अफेक्ट कर रहा है, इज इट क्लियर? तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो इंटरनल फैक्टर्स हैं, भाई अभी तक तो एक्सटर्नल फैक्टर ही इन्वॉल्व थे, अभी तो टिश्यू फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर ही इन्वॉल्व था जिसने रिपेयर भी करना शुरू कर दिया था। लेकिन अगर ये थोड़ा सा ज्यादा स्क्रैच लगा है, जिसमें ब्लीडिंग होने लगा है, तो उसका मेन कारण ये है कि आपका ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, वो भी अफेक्ट हो गया है, मतलब ब्लड भी अफेक्ट हो गया है। इज इट क्लियर? और ऑब्वियस सी बात है कि यहां से आपको ब्लीडिंग होने लगा है। सो पहला तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि इस ब्लीडिंग को रोका जाए। ठीक है, ये इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट्स होता है? बेसिकली क्या होता है कि जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो उसमें एक हमको यूनिक फीचर मिलता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स। इसीलिए हम लोग वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन और वैसो डायलेटेशन कर सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में हम वेसल्स को थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं, बट इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन, इट इज नॉट वॉलेंट्री। क्लियर? ये ऐसा नहीं कि आज मैं चाहूं मेरी ब्लड वेसल्स को मैं सकड़ा कर लूं और चौड़ा कर दूं, है ना। ये ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो यहां पर सबसे पहला जो इवेंट होता है वो होता है कि वेसल्स को हमको स्पाज्म प्रोवाइड करना है, और वो ऑटोमेटिक होता है जब भी जैसे ही ब्लड इफेक्ट होगा, जैसे ही ब्लड बाहर निकलेगा, तो हिमोरेज ज्यादा ना हो, ब्लीडिंग ज्यादा ना हो, इसके लिए सबसे पहला काम होगा वेसोस्पाज्म हो जाना। मतलब ब्लड वेसल से कम ब्लड बाहर निकले, ये कोशिश रहती है। ठीक है, अगर स्क्रैच ज्यादा बड़ा नहीं है तो। इज इट क्लियर? अब दूसरी कोशिश क्या होती है, अब इसको भी हम थोड़ा और बड़ा करके देखेंगे। तो ये जो हमारी ब्लड वेसल्स है, ये बेसिकली बनी हुई है, आप देखोगे तो मैं ऐसे वायर्स मान लेता हूं इसके अंदर, एक सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे तो इस तरीके से ये बनी हुई है। ठीक है, अब आप देखो कि ये यहां पर हमने क्या करा, यहां पर इसका इंजरी हो गया, यहां पर इसका इंजरी हो गया। ठीक है, तो आप देखोगे कि यहां पर से ये इरेज हो जाएगा, यहां पर से कैसा होगा, ये इरेज हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो यहां पर जो ये जो डैमेज्ड हमारे ब्लड वेसल्स के वायर हैं, ये कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, ये कुछ इस तरीके से ना, जैसे ये है, मान लो ये इस तरीके से। तो अब हमारे को क्या है कि इन तारों को जोड़ना भी, पर ये इतना जल्दी जुड़ते नहीं, जिसको हम रिपेयर बोलते हैं। इसका रिपेयर में काफी समय लगता है, इसीलिए हम देखते हैं कि लगभग 5 से 7 दिन हमको लग जाते हैं कोई घाव को भरने में। ठीक है, हमारा पहला काम है हमने ब्लीडिंग तो रोक लिया। ठीक है, हमारा पहला काम है हमने ब्लीडिंग तो रोक लिया, लेकिन आप देखोगे कि यहां पर जो प्लेटलेट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा जमा होने लगती हैं, और अपनी शेप में थोड़ा चेंज लाकर और स्टिकी इन नेचर बनकर, ये आप देखोगे तो ये आपस में ऐसा एक ग्रुप बनाने लगती हैं। और यहां पर अगर आपको कुछ थ्रेड वगैरह मिल जाए तो ये बाकी के जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, ये यहां पर फंसने भी लगते हैं। इज इट क्लियर? तो यहां पर एक प्लग जैसा फॉर्म हो जाता है, और इसको हम बोलते हैं प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। ठीक है, अगर हम सिस्टमेटिकली देखें कि और क्या क्या इवेंट होते हैं यहां पर, तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक्टिवेट होंगे और एक के बाद एक साइकिल चलाएंगे, ताकि वो रिएक्शन एक के साथ एक परफॉर्म हो सके। और इस तरह के रिएक्शन मैकेनिज्म को हम कैस्केड मैकेनिज्म बोलते हैं, जहां पर एक के बाद एक इवेंट होते हैं। सो हमारा टॉपिक में आपके लिए नोट्स भी प्रॉपर इसका मैंने अरेंज किया है, ताकि आप सिस्टमेटिकली वही पढ़ें जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, सो लेट्स हैव अ लुक। तो यहां पर हम देखते हैं ये इस तरीके से ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग में है ब्लड फ्लो फ्रॉम द वुंड। इज इट क्लियर? सो ब्लड फ्लो फ्रॉम द कट और वुंड, बट आफ्टर सम टाइम इट स्टॉप ऑटोमेटिकली, इट इज नॉन एज क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। इजी है, ब्लीडिंग टाइम ये आपको डायरेक्ट लर्न करना होता है, 1 to 3 मिनट, 2 to 8 मिनट। समटाइम्स क्लॉट आर ऑल्सो फॉर्म्ड, समटाइम्स क्लॉट आर ऑल्सो फॉर्म्ड इन इंटैक्ट ब्लड वेसल्स विच आर ऑफ 2 टाइप। अब यहां पर 2 क्वेश्चन बनते हैं, हम हर लाइन पे क्वेश्चन बनाते जा रहे हैं एनसीईआरटी के एक्सट्रैक्ट में से। ठीक है, हर लाइन पे 2 जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं उसको हम मिस आउट नहीं कर रहे हैं।
थ्रोम्बस, इज इट क्लियर? एक को क्या बोलेंगे हम? क्लॉट को। दो तरह के क्लॉट हम यहां पर पढ़ते हैं। एक होता है थ्रोम्बस क्लॉट, जो कि ऑब्वियस सी बात है बढ़ता जाता है साइज में। स्टैटिक क्लॉट होता है, मतलब एक ही जगह पे रहेगा। इज इट क्लियर? स्टैटिक क्लॉट है जैसे मान लो मैं गिर गया, मुझे चोट लग गई, अब यहां पर वो क्लॉट जमने लगा, यहां पर वो क्लॉट जमने लगा, ठीक है, तो ये कहलाएगा स्टैटिक क्लॉट, मतलब थ्रोम्बस क्लॉट, विच ग्रो बिगर एंड बिगर, अल्टीमेटली ब्लॉक द ब्लड वेसल्स। क्लियर? अब ये ऐसा नहीं कि सिर्फ बाहरी है, ये ऐसी जगह पर भी हो सकता है क्लॉट जहां पर कि वो बड़ा होता जाए साइज में और पर्टिकुलर ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर दे। जैसे कि हार्ट में कोरोनरी आर्टरीज की सप्लाई होती है, आप सबको मालूम है। सो इफ दिस क्लॉट इज फॉर्म्ड इन द कोरोनरी वेसल्स, आपको पता है हार्ट की सप्लाई कोरोनरी वेसल्स के थ्रू ही जाती है, देन कॉल्ड एज कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, जिसमें आपने देखा होगा कई लोगों को हार्ट अटैक आ गया है, ठीक है। तो व्हाट इज द रीजन ऑफ हार्ट अटैक? साइमल्टेनियस ऐसा क्या एक्ट हुआ? वो एक्चुअली क्लॉट बड़ा हो गया और बड़े होने के कारण उसने पूरा वेसल्स को ब्लॉक कर दिया। अब हार्ट को जो सप्लाई जानी थी वो नहीं हो पाई, और उस सप्लाई के नहीं जाने से वो क्या हुआ? हार्ट अटैक अकर हो गया। ये हार्ट अटैक के क्वेश्चंस में से एक है, ठीक है। इफ फाउंड इन द ब्रेन, अगर ये ब्रेन में होता है तो इसको सिफेलिक थ्रोम्बस बोलते हैं, जिससे कि पैरालिसिस आ जाता है। जैसे कि आप कई बार देखते होंगे, जैसे कि आप कई बार देखते होंगे कि इस तरह के इवेंट हो जाते हैं जो क्लॉटिंग से रिलेटेड है। अब देखो, अब नेक्स्ट वाला है एम्बुलस क्लॉट, ठीक है। मूविंग क्लॉट, हमेशा याद रखना, थ्रोम्बस स्टैटिक क्लॉट है और जो एम्बुलस है वो मूविंग क्लॉट है। अब मूविंग क्लॉट ज्यादा खतरनाक है। मूविंग क्लॉट विच फ्लो विद द ब्लड एंड अल्टीमेटली डिसॉल्व इन द ब्लड, मोर हार्मफुल ड्यू टू देयर मूविंग नेचर। अब वो कहीं भी जा सकता है, इसीलिए वो ज्यादा हार्मफुल माना जाता है। ये दो क्वेश्चन मैंने यहां पे करा दी, गलत नहीं जाने चाहिए आपके। नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है? क्योंकि देखो 4-5 जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हमको पता होने चाहिए, थ्रोम्बस क्लॉट और क्या है आपका एम्बुलस क्लॉट। सेकंड क्वेश्चन आता है मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग क्या है, रोल ऑफ कैल्शियम क्या है। ये 3 प्रोमिनेंट क्वेश्चंस हैं क्लॉटिंग में से, जो एज ए डॉक्टर मैं आपको बता रहा हूं। मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग में देखेंगे तो एंजाइम कैस्केड थ्योरी का मतलब ये होता है कि एक के बाद एक रिएक्शंस परफॉर्म हो रही है। It is proposed by McFarlane and co-workers. According to this theory, there are 3 steps in the blood clotting. According to NCERT पढ़ना है, बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ना है, वो MBBS में पढ़ना आप। Releasing of thromboplastin, ठीक है। इसमें देखेंगे तो सबसे पहले जो इंज्योर्ड हुआ है टिश्यू, वो एक थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन एंड प्लेटलेट सिंथेसाइज एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिनेज। इज इट क्लियर? बोथ दीज थ्रोम्बोप्लास्टिन रिएक्ट विद द प्लाज्मा प्रोटीन, और यहां पर प्लाज्मा प्रोटीन का भी रोल बहुत बड़ा हो जाता है कि वो कैल्शियम की प्रेजेंस में ये परफॉर्मेंस देते हैं। तो अगर हम शॉर्टकट में समझें तो बेसिकली रिलीज किसने किया है? तो रिलीज किसने किया है कि जैसा हमने अभी अभी डायग्राम में डिस्कस किया कि हमारे अगर चोट लग गई तो हम कैसे उसको किस तरीके से बताएंगे। देख लेते हैं। ये आपका प्लेटलेट इंज्योर्ड हो गया, क्योंकि उसको ऑब्वियस सी बात है अंदर तक डीप घाव हुआ है, सो प्लेटलेट्स में हमारे जो है इंजरी हो गई, एंड जो बाहर वाला टिश्यू था वो इंज्योर्ड हो गया है। तो हम यहां पर लिख लेते हैं कि इसको अगर फ्लो चार्ट की फॉर्म में बनाएं, सो प्लेटलेट एंड इंज्योर्ड टिश्यू आर फंक्शनिंग लाइक दिस। अब इनसे जो रिलीज हुआ है फैक्टर, वो क्या कर रहा है? वो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिएक्ट विद द प्लाज्मा प्रोटीन, इन द प्रेजेंस ऑफ किसकी प्रेजेंस में? कैल्शियम की प्रेजेंस में ये एक्टिविटी हो रही है टू फॉर्म प्रोथ्रोम्बिनेस। और यहां से आपका एनसीईआरटी में आप देखो इसीलिए लिखा हुआ है कि प्रोथ्रोम्बिनेस बनता है। पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कैल्शियम जो है वो एक्टिवेट एंड एक्शन दोनों के लिए कंपलसरी है। कभी भी ये गलती मत करके आ जाना कि सिर्फ एक्टिवेट, ये एक्टिवेट और एक्शन दोनों के लिए कंपलसरी कंपोनेंट है कैल्शियम। थ्रोम्बोकाइनेस, दिस एंजाइम इनएक्टिव द हेपेरिन, तो ये क्या करेगा? एज एन एंटी हेपेरिन एक्टिविटी करेगा ये। तो ये सबसे पहला काम जो स्विच ऑफ करना है कि भाई हमको अब कोएगुलेट करना है, तो एंटी कोएगुलेंट फैक्टर्स को ये क्या करेगा? स्टॉप करेगा उस जगह के लिए लोकलाइज्ड वे में, ताकि ये वहां पर क्या कर सके? कोएगुलेट करा सके। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, क्योंकि एंजाइम तो आपने फॉर्म कर ही लिया है। प्रोथ्रोम्बिन सिंथेसाइज कन्वर्ट इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिनेस
synthesize, convert inactive prothrombin into the active thrombin in the presence of calcium, मतलब एक्शन के लिए भी जरूरी है। कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास ये बन चुका है, तो अब ये क्या करेगा, जो फाइब्रिनोजन है इस सॉल्युबल प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा उसको कन्वर्ट करेगा। तो थ्रोम्बिन प्रोटीन पॉलीमराइजेस ऑफ फाइब्रिनोजन टू फॉर्म इनसॉल्युबल फाइब्रस प्रोटीन। अब आपके पास धागे नुमा फाइबर बनने लगेंगे। आप प्रॉपर तरीके से जो आपके पास टूटी हुई ब्लड वेसल्स है उसमें आपके ये धागे फंसने लगेंगे। इसीलिए प्लेटिलेट से बोलते हैं कि प्लेटिलेट प्लग फॉर्मेशन इज अ इंपॉर्टेंट स्टेप इन द कोएगुलेशन। क्लियर? फाइब्रिन फाइबर्स फॉर्म नेटवर्क ऑन कट और वुंड विच ब्लड कॉर्पस्कल्स गॉट ट्रैप्ड। अब ऑब्वियसली बात है, हमारे पास फॉर्म्ड एलिमेंट है, फॉर्म्ड एलिमेंट में आप देखोगे तो वो पूरा का पूरा वहां पर जमने लगेगा। दिस फॉर्म द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। आफ्टर क्लॉटिंग अ पेल येलो लिक्विड यूजेस आउट इज नॉट ए सीरम। ये सभी को मालूम है कि इसमें से आप क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दो तो इसको सीरम बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन विच एंटीबॉडी। अब यहां पर ब्लड माइनस कॉर्पस्कल्स इक्वल टू प्लाज्मा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, हर बच्चे को आता है जो नीट की तैयारी करता है। मेरे हिसाब से जो नीट की तैयारी करता है उस सब बच्चों को ये आना चाहिए। प्लाज्मा में से हम क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दें तो वो, और लार्ज प्रोटीन्स को हटा दें तो वो सीरम कहलाता है। इसीलिए वैक्सीनेशन के टाइम पे जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्वियसली बात है पुणे में है, तो आप देखोगे कि वहां पर क्लॉटिंग का काम ही नहीं है, वो क्यों रखेगा वैक्सीन में, मैंने आपको कल भी बताया था। ब्लड ड्रॉन, अब ब्लड कहां से निकाला जाता है, ये क्लिनिकल्स क्या है, और अगर मान लो ब्लड निकाल के हमने रखा बाहर तो वो आखिरकार जम क्यों नहीं रहा है, आखिरकार वो फ्रीज क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है, वो कोएगुलेट क्यों नहीं हो रहा है। सो ब्लड ड्रॉन फ्रॉम अ ब्लड वेसल्स, वो भी तो ब्लड वेसल से ही निकला है, तो आखिरकार ये एक्टिविटी क्यों नहीं हो रही है। क्यों नहीं हम निडल को, जहां से हम ब्लड निकालते हैं उसको हम इंजरी मारे, हमारे आल्पिन की लगी और ब्लड निकलने लगा, इसी को हम क्यों इंजरी माने। हम जो ब्लड एक्चुअली में निकाल रहे हैं उसको हम क्यों नहीं मान रहे हैं इंजरी, ये भी हमको समझना जरूरी है। ब्लड ड्रॉन फ्रॉम ए ब्लड वेसल कैन बी केप्ट अनकोएगुलेटेड बाय एडिंग, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो बच्चे और कॉन्फिडेंस में हैं वो इस क्वेश्चन में गलती करके आ जाते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको। ये दोनों भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे फिर कहता हूं कि एप्लीकेटिव क्वेश्चन ह्यूमन फिजियोलॉजी में से ही पूछे जाते हैं, इसलिए आप ध्यान रखें कि जो ब्लड निकाला जाता है ब्लड वेसल्स में से, उनको अनकोएगुलेटेड रखने के लिए एक पिंच ऑफ ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेट किसका, सोडियम और पोटेशियम का काम में लेते हैं। सो दिस विल बी ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑक्सिलेट क्या करता है, अब किसी ने कहा साहब ऑक्सिलेट काम कैसे करता है, चलो मटेरियल तो आपने ले लिया, सोडियम ऑक्सिलेट ले लिया आपने, पोटेशियम ऑक्सिलेट ले लिया, पर ये काम कैसे करता है। ये बेसिकली कैल्शियम को प्रेसिपिटेट कर देता है, और इस वजह से बाकी के जो इवेंट्स हैं वो रुक जाते हैं। सो कैल्शियम प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन द क्लॉटिंग, ये आपको ध्यान रखना है। इज इट क्लियर? बाकी के ब्लड के डिसऑर्डर्स क्या हैं भाई, हमारे 2 लेक्चर्स में ब्लड और ब्लड के डिसऑर्डर करना था हमको, फिर हम हार्ट से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे। अब किसी ने कहा सर इसको फ्रिज में रख दें क्या, इसको ठंडा कर दें क्या, तो क्या होगा अगर ब्लड को हम फ्रिज में रख देंगे तो क्या होगा, तो उस क्वेश्चन का भी आंसर है। 3 क्वेश्चन में एप्लीकेशन के लेके आए हूं आपके लिए, 2 हम कर चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन है चिलिंग ऑफ ब्लड ऑल्सो डिले द कोएगुलेशन बिकॉज लेसर टेम्परेचर डिप्रेसेस द एक्शन ऑफ कोएगुलेशन प्रोमोटिंग एंजाइम। जो कोएगुलेशन से रिलेटेड प्रोमोटिंग एंजाइम्स थे, जो कोएगुलेशन से रिलेटेड जो एंजाइम्स थे बेटा, वो क्या होते हैं, वो डिप्रेसेस, उनका एक्शन जो है वो डिप्रेस हो जाता है इस एक्टिविटी में। नेक्स्ट पॉइंट, ये आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं, पर आप देखोगे किसी भी नोट्स में या बुक्स में तो आपको ये मिल जाएंगे। जनरली एक बार पढ़ लेना आप, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, और ये पूरा नोट्स में मैंने दिया हुआ है पीडीएफ, तो आप अभी जब लेक्चर खत्म होगा तो कमेंट बॉक्स में जाके भी आप इसका लिंक दिया जाएगा आपको, लेक्चर खत्म होने के बाद, तो आप वहां से निकाल लेना, और नीचे भी लिंक दिया जाता है। अब मैं आ जाता हूं नेक्स्ट, क्या क्या हमारे क्वेश्चंस आते हैं ब्लड डिसऑर्डर में से। नॉर्मल क्वेश्चन आता है आपका कि अगर आरबीसी के नंबर बढ़ जाएं तो क्या होगा, आरबीसी के नंबर घट जाएं तो क्या होगा, ल्यूकोसाइट के नंबर बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, ल्यूकोसाइट के नंबर घट जाएंगे तो क्या होगा, ये सारे क्वेश्चंस आपको आते हैं। अब हम वो क्वेश्चंस करते हैं जो हमसे रेयरली 3-4 साल में एक बार पूछ लिया जाता है।
हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पर इसका ट्रीटमेंट हमको जानना बहुत जरूरी है, एनसीईआरटी में मेंशन है। हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न मतलब इरिथ्रोब्लास्टोफेटालिस, जहां पे सेकंड डिलीवरी के टाइम पर प्रॉब्लम आती है, ठीक है, इज प्रिवेंटेड बाय गिविंग ऑल RH नेगेटिव मदर, जो भी RH नेगेटिव मदर है उनको हमको इंजेक्शन देना चाहिए एंटी RH एंटीबॉडीज का। इज इट क्लियर? किसका? एंटी RH एंटीबॉडीज का, ऑल्सो नॉन एज एंटी RH गामा ग्लोबुलिन। और कई बार एग्जाम में ये रोगम के नाम से भी आता है, RHOGAM, तो कई बार हम समझ नहीं पाते हैं, बेसिकली ये गामा ग्लोबुलिन है, जो मैंने आपको बताया था कि ग्लोबुलिन का एक इम्यून फैक्टर भी होता है जो कि गामा ग्लोबुलिन के नाम से जाना जाता है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट। जस्ट आफ्टर एवरी डिलीवरी मिसकैरेज, अच्छा किसी ने कहा अगर डिलीवरी नहीं हुई पहली वाली और मान लो फर्स्ट डिलीवरी ना होकर मिसकैरेज हो गया, अबॉर्शन हो गया, तो क्या करना चाहिए? तो भी आपका ट्रीटमेंट वैसे ही, क्योंकि ऑलरेडी जब ब्लड वेसल्स बनती हैं तो ब्लड बन रहा है, तो वहां पर प्लेसेंटन जो फीटल मेम्ब्रेन जो बैरियर है उसके थ्रू थोड़े बहुत जो सेल्स हैं वो इंटरमिक्स हो जाते हैं मैटरनल ब्लड के साथ फीटल ब्लड के। तो यहां पर हमको ध्यान देना चाहिए कि वेदर इन द केस ऑफ अबॉर्शन, वेदर इन द केस ऑफ मिसकैरेज, हमको RH नेगेटिव के केस में सेकंड डिलीवरी या जो भी नेक्स्ट वन होने वाला है तो उसके केस में रिस्क नहीं लेना चाहिए। और इसको दूर करने के लिए, उस रिस्क को दूर करने के लिए हमको एंटी RH गामा ग्लोबुलिन देना चाहिए। दीज एंटीबॉडीज इनएक्टिवेट द फीटल एंटीजन, और इनका मेन काम होता है कि जो भी फीटल एंटीजन से उनको पहले ही क्या कर देंगी? इनएक्टिव कर देंगी, ताकि हमारा इम्यून रिस्पॉन्स ही ना करे। क्लियर कॉन्सेप्ट? हमारा इम्यून रिस्पॉन्स ना करे। नेक्स्ट आ जाता है अब आपका हीमोफीलिया। आप सबको पता है हेरिडिटरी डिजीज डेफिशिएंसी है, अचानक से किसी ट्रॉमा में ज्यादा हिमोरेज होना, ये मेन फैक्टर है हीमोफीलिया का। इंट्रामस्कुलर हिमोरेज इसका सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है। थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स पे भी क्वेश्चन मैंने देखा कि कई स्टेट में एग्जाम में लिया हुआ है, केरला PMT में लिया हुआ है, कर्नाटक PMT में लिया हुआ है, पंजाब PMT में एग्जाम में लिया हुआ है थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स के क्वेश्चंस, तो हमको कर लेने चाहिए। दे आर क्लॉट डिसॉल्विंग एजेंट। बेसिकली क्या है? क्लॉट को डिसॉल्व करने वाले। मान लो आपको शरीर के अंदर क्लॉट जम गया है, तो उसको डिसॉल्व कैसे करेंगे? उसको डिसॉल्व करने के लिए भी कोई मटेरियल तो होना चाहिए। सो दिस इज नॉन एज थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स। फर्स्ट थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट नॉन एज स्ट्रेप्टोकाइनेस, जो कि स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया से बना है। ये आपका बायोटेक्नोलॉजी का भी क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है, TPA, हेल्प इन द डिसॉल्विंग क्लॉट इन द कोरोनरी आर्टरीज ऑफ हार्ट। ये कोरोनरी आर्टरीज में जो क्लॉट, अभी हमने डिस्कस किया था कि कोरोनरी आर्टरी में क्लॉट जम गया है, वो हार्ट अटैक ला सकता है, तो उस क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए हम टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर को काम में लेते हैं। इज इट क्लियर? आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा प्रॉपर तरीके से। CBC काउंट क्या होता है? कंप्लीट ब्लड काउंट क्या होता है? A complete blood count is a valuable test that screen for the anemia and various infection. एनीमिया और इन्फेक्शन के लिए जो हम स्क्रीन करते हैं ब्लड को, तो उसको हम बोलते हैं CBC काउंट। इसके अंदर आप क्या करते हैं? यूजुअली इंक्लूडेड द डिटर्मिनेशन ऑफ RBC, अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन करते हैं, हीमोक्रिट करते हैं, WBC करते हैं, डिफरेंशियल WBC करते हैं, एंड प्लेटिलेट काउंट करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, 10-12 क्वेश्चन, जिनको हमको इग्नोर नहीं मारना चाहिए। नेक्स्ट है आपका बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। इसमें क्या करते हैं हम? इट इज अ ट्रांसफर ऑफ रेड बोन मैरो फ्रॉम ए हेल्दी डोनर। आई थिंक इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हिस्टोकंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। इसमें हम लोग क्या है, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते वक्त जो हम कंपैटिबिलिटी मैच कराते हैं उसको हम हिस्टोकंपैटिबिलिटी टेस्टिंग बोलते हैं, जिसमें एक ही वर्ड आपको याद रखना है, MHC एंटीजन। बाकी आप नोट्स में से थ्योरी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट, रेटिकुलोसाइट काउंट एंड हेमाटोक्रेट। अगेन ऑलमोस्ट सेम थिंग। यहां पर बस एक बात याद रखना है कि हीमोक्रेट इज द परसेंटेज ऑफ RBC इन द ब्लड। और आप सबको पता होना चाहिए कि जो RBC का जो परसेंटेज है, देखो अगर आपको फास्ट लग रहा है तो ये आपको स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी। इज इट क्लियर? आपको ये जिस स्पीड पे मैं लेक्चर दे रहा हूं उस स्पीड को मेंटेन करना पड़ेगा, तो बहुत बढ़िया आपका ग्रेस्पिंग पावर बनेगा। तो इस चीज को ध्यान रखें कि आप रिपीटर बैच में हैं, 12th के साथ कर रहे हैं, मैं उसी एंगल से आपको ये उसी स्पीड से पढ़ा रहा हूं। सो ध्यान देंगे कि इरिथ्रोसाइट का ही ज्यादा परसेंटेज है फाउंड एलिमेंट्स में। सो पैक्ड सेल वॉल्यूम, PCV बोले तो पैक्ड सेल वॉल्यूम, और हेमाटोक्राइट वॉल्यूम जो है वो ऑलमोस्ट नियर बाय, क्योंकि बाकी सब तो 1% से भी कम है। नेक्स्ट, ब्लड डोपिंग क्या होती है?
कई बार क्या होता है कि जो एथलीट्स होते हैं वो अपनी मस्कुलर एंड्योरेंस के लिए, मतलब ज्यादा परफॉर्म करने के लिए, अच्छा एनर्जेटिक परफॉर्म करने के लिए, ताकि उनकी मसल्स को जब वो दौड़ लगा रहे हो या मान लो परफॉर्मेंस दे रहे हो तो उनको ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिल पाए, इसलिए ब्लड डोपिंग का सहारा लेते हैं। कई लोग ब्लड डोपिंग को ये मान लेते हैं कि वो ड्रग्स है, कोई ऐसा नशा है, पर मैं आपको एक क्लियर बताता हूं, ब्लड डोपिंग का एक जो सबसे वैल्यूएबल टाइप है वो ये है कि इन दिस प्रोसीजर ब्लड सेल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, पहले निकाल ली गई है, स्टोर्ड फॉर ए मंथ, 1 महीने तक उसको स्टोर कर लिया गया है, एंड देन री इंजेक्टेड अ फ्यू डेज बिफोर एन एथलेटिक इवेंट। जो एथलेटिक इवेंट होने वाला है, मान लो ओलंपिक्स होने वाले हैं या कुछ होने वाला है, तो उसके कुछ दिन पहले री इंजेक्ट कर लिया जाता है ताकि आपको एक्स्ट्रा माइलेज मिल सके। इज इट क्लियर? Since delivery of oxygen to muscles is a limiting factor for the muscles, ऑब्वियसली बात है, उसको ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो वो तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू लैक्टिक एसिड बनाना शुरू कर देगा जो आपके मसल्स को थका देगा, हाँ कि ना, वो आपके अंदर फटिगनेस प्रोड्यूस कर देगा। तो आपको बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, इसीलिए बोला गया है कि सिंस डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू मसल्स इज a limiting factor in muscular feats and red blood cells carry oxygen, it was predicted that increasing the oxygen carrying capacity, तो हम वो जो ले रहे हैं उसके कारण हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, इसीलिए इसको एक क्राइम माना गया है और इसको बैन कर दिया गया है, इसको ब्लड डोपिंग बोलते हैं। इज इट क्लियर? सो ये क्वेश्चंस भी आपका क्लियर हो गया। ग्रोथ फैक्टर्स क्या होते हैं, ये आपके बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन था, मैंने यहां पर भी डाला है, और जब आपको मैं बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है जहां पर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी काम में लेते हैं ग्रोथ फैक्टर्स को पढ़ने के लिए। ठीक है, विड्रॉइंग ब्लड, कहां से ब्लड को निकाला जाता है? ब्लड सैंपल लेबोरेटरी के लिए जो निकाला जाता है वेनिपंचर बोलते हैं उसको, ठीक है, जहां पर हम क्यूबाइटल वेन से हम ब्लड निकालते हैं एंटीरियर टू द एल्बो, दिस इज एंटीरियर टू द एल्बो। फिंगर स्टिक, जिसमें आप फिंगर स्टिप हो गया, ईयरलोब हो गया, ये यहां के लिए आप जब डायबिटीज का टेस्ट करते हो तो आपको कैपिलरी ब्लड चाहिए होता है, वो आप फिंगर स्टिक के थ्रू निकालते हो। आर्टेरियल स्टिक, जिसमें आप रेडियल आर्टरी हाथ में और फीमोरल आर्टरी जो ग्रोइन एरिया है जो आपके लोअर पार्ट को सप्लाई कर रहा है, इससे आप जो है ब्लड निकालते हो। सो देयर आर 3 लोकेशंस फ्रॉम वेयर यू कैन कलेक्ट द ब्लड। दिस इज ऑल्सो ए एप्लीकेटिव क्वेश्चन फ्रॉम द ब्लड, इट मे कम। ओके, तो ये यहां तक बेटा हमारा कंप्लीट हो गया है, यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया है। कल हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलेटरी पाथवेज। हम क्या पढ़ने वाले हैं? सर्कुलेटरी पाथवेज। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्लियर है? यस, क्लियर है? ओके सत्यदेव, ऐसा है बेटा, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकालोगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के, तो आप ये पाओगे कि वहां पर 1 to 2% क्वेश्चन एनसीईआरटी के पेरिफेरल से पूछे गए हैं, जो एनसीईआरटी में कई ऐसी लाइन दी हुई है जहां पर अब जैसे एंटी-आरएच वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्लड डोपिंग वाला क्वेश्चन एम्स में पूछा जाता था। तो ये सिलेबस उसी एंगल से कराया जा रहा है कि लास्ट ईयर का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूरा एनसीईआरटी आया था, उससे पहले भी एनसीईआरटी आया था, हम भी 99.9% एनसीईआरटी ही पढ़ाते हैं। ठीक है, 1% आपको जो पेरिफेरल में थोड़ा बहुत एप्लीकेशन पढ़ना चाहिए इन द केस ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी ओनली। आई जस्ट रिकमेंड फॉर द ह्यूमन फिजियोलॉजी। क्लियर? ओके, सो बेटा अब हमारा नेक्स्ट, कल हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी पाथवेज, जिसमें मैं आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराने वाला हूं। सो आप लोग अच्छे से क्वेश्चंस करें, और आज का पीडीएफ अभी 10 मिनट में 10 मिनट्स में आपको अपलोड कर दिया जाएगा, सो यूट्यूब पे से जरूर देखें। सो कल हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी पाथवेज एंड स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड जो हार्ट की फिजियोलॉजी है। अगर कल स्टार्ट हो पाई तो कल ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।